हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर। आई होप कि तुमने फर्स्ट चैप्टर जो है अच्छे से कर लिया होगा। मूल कॉन्सेप्ट जो है सारे जो भी मैंने असाइनमेंट्स दिए हैं, एक समय शीट पूरी की पूरी रेजोनेंस कोचिंग की जो है वो पूरी की पूरी शीट भी मिली हुई है। आई होप कि वो सारी तुम लोगों ने करी होगी। ठीक है, तो अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है बेटा अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर नेम इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर तुम्हें याद हो तो क्लास नाइन्थ के अंदर तुम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा। ठीक है, अगर याद होगा तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम तुमने नाइन्थ क्लास के अंदर पढ़ा होगा। वहां पर तुमने कुछ चीजें पढ़ी होंगी, उसी को हम लोग और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, वहां तुमने मैं तुमको रिवाइज कराऊं तो अगर कि तुमने वहां क्या क्या पढ़ा होगा। आज का जो हम लोग इस लेक्चर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो लेक्चर 0। यहाँ पर हम कुछ ज्यादा बातें करेंगे नहीं। यहाँ पर हम थोड़ी बहुत सिर्फ पुरानी बातें ही करने वाले हैं। पुरानी बातें ही होंगी जो हम पहले नाइन्थ क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। तो तुमने बेटा क्या क्या किया होगा वहां पर। तुमने वहां पर दो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी होगी। तुमने वहां पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा शायद। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी होगी वहां पर। वहां पर तुमने शायद रुदरफोर्ड मॉडल पढ़ा होगा। वहां पर तुमने रुदरफोर्ड मॉडल भी पढ़ा होगा। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी होगी, रुदरफोर्ड मॉडल पढ़ा होगा। ठीक है, रुदरफोर्ड मॉडल याद है। वहां तुमने थॉमसन मॉडल भी पढ़ा होगा। थॉमसन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, ये सारी बातें तुमने वहां पर की होंगी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी करी होगी, रुदरफोर्ड मॉडल करा होगा। रुदरफोर्ड मॉडल याद है, अल्फा रे एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट कराया था। कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे थे, कुछ उल्टे वापस आ रहे थे, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ये सब तुमने किया होगा। दूसरा तुमने किया होगा थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल याद होगा। तरबूज वाला एग्जांपल दिया होगा सर ने कि भाई जो भी एटम होता है, एटम जो भी होगा उसके लिए, एटम के लिए हम बात करें तो क्या होगा। जो भी एटम होगा उस एटम का पूरा जो लाल वाला पार्ट होता है तरबूज का, वो पूरा एटम का पॉजिटिव पार्ट होगा, और जो उसमें बीज होते हैं तरबूज के अंदर वो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। ये सारी तुमने वहां करी होंगी बातें। ठीक है, फिर तुमने एक और मॉडल पढ़ा होगा, दैट इज बोर मॉडल। वहां तुमने एक और मॉडल पढ़ा होगा जिसे हम लोग बोलते हैं बोर मॉडल। क्या बोलते हैं बेटा, बोर मॉडल बोलते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें तुम लोगों, ये सारी चीजें तुम लोगों ने वहां पर करी होंगी। डल्टन्स थ्योरी, डल्टन्स थ्योरी याद है कि हर पार्टिकल, हर चीज नेचर के अंदर जो भी है वो सब कुछ एटम से बना है। ठीक है, ये सारी बातें तुम्हें करी होंगी। तो आज का तुम्हारा क्या होमवर्क रहेगा बेटा, आज तुम्हें पढ़ना होगा। आज तुम्हें जो घर से पढ़ के आना होगा कि तुम क्लास नाइन्थ की स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर अपनी कॉपी उठाना, या तुम्हारे पास जो भी बुकलेट है वो उठाना और उसे एक बार वापस पढ़ना। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। क्यों? क्योंकि यही सारी बातें, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, रुदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, बोर मॉडल, ही हम इस 11th क्लास के अंदर वापस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो तुम्हें नाइन्थ में पढ़ा था वो वापस काम आने वाला है। बस अंतर इतना सा होगा, वहां तुमने बहुत छोटी सी मतलब उन मॉडल्स के बारे में बहुत छोटी छोटी बातें सीखी होंगी। उन मॉडल्स के बारे में बहुत छोटी छोटी बातें तुमने वहां सीखी होंगी। लेकिन यहां हम क्या करेंगे, यहां हम उसको वापस एक डिटेल्ड वर्जन, डिटेल्ड तरीके से पढ़ा पढ़ा करेंगे। और जिसमें से सबसे जो मेन होगा वो रहेगा अपना बोर मॉडल। जो अपना सबसे मेन होगा वो होगा बोर मॉडल बेटा। सबसे मेन है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम इस बोर मॉडल को। वहां तुमने बहुत छोटी सी चीजें पढ़ी थी, लेकिन यहाँ हम इस चैप्टर को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस बोर मॉडल को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आसान टॉपिक है आईआईटी के लिए। आईआईटी की अगर बात करें, जेई मेंस की अगर पहले बात करें, तो जेई मेंस में बहुत आसान से सवाल पूछे जरूर जाते हैं। एक या दो सवाल जरूर आएगा, एक सवाल जरूर आएगा, और बहुत आसान आएगा। ठीक है, बात करें वहीं पर जेई एडवांस की, तो जेई एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है दो आ जाए, हो सकता है तीन आ जाए, हो सकता है एक आ जाए। ठीक है, पूरा पैराग्राफ आ सकता है तीन तीन क्वेश्चन का। आएगा तो सही।
ठीक है, थोड़ा एडवांस्ड आएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये जो 3 टॉपिक्स मैं तुम्हें बोल रहा हूँ आज, होमवर्क की बात कर रहा हूँ मैं, 4 टॉपिक्स की तुम्हें पढ़ के आने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुमने पढ़ लिया और मैंने ये सिर्फ स्किप कर दिए कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा जरूर। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम लोग एडवांस टू एडवांस लेवल तक उसको लेके जाएंगे भाई, जिससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हमें बहुत इजी लग जाए। ठीक है, इस लेवल का चैप्टर करेंगे कि भाई हमें जो एडवांस जेई एडवांस के, जैसे मैं अब शीट बांटा करूंगा तो मैं इसकी, तो मैं बताऊंगा कि जेई मेंस में प्रीवियस ईयर में कौन कौन से इसके क्वेश्चंस आए थे, और जेई एडवांस में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, क्या लेवल था उन क्वेश्चंस का, वो मैं भेजा करूंगा, जिससे तुम्हें आइडिया हो कि जो तुम पढ़ रहे हो, क्या उसके पढ़ने से तुम्हारे जेई एडवांस के और जेई मेंस के सवाल सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो वो मैं प्रीवियस ईयर के 30-40 साल के, 30-40 साल से जो क्वेश्चंस आते जा रहे हैं हर चैप्टर में, वो मैं तुम्हें हर बार भेजा करूंगा, जिससे तुम्हारी तैयारी का, अपनी तैयारी का तुम्हें एनालिसिस हो सके कि भाई तो जो तुम पढ़ रहे हो उससे तुम एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और हायर लेवल लेके जाएंगे। एडवांस के सवाल इजी तभी लगेंगे जब हम एडवांस से थोड़ा और ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि एडवांस से अगर थोड़ा और ज्यादा हमने पढ़ लिया, तो मैं ये कुछ सारी चीजें बहुत आसान सी लगने वाली है कि यार ये तो हो ही जाएगा आराम से, तुम देखोगे है ना। तो उसी से पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्ट हम बिल्कुल जीरो से करेंगे। लेक्चर जीरो का मतलब यही है कि भाई स्टार्ट जो हमें करना है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, वो जीरो से ही करना है। हमें ये मान के चलना है कि हमें कुछ नहीं आता। मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में उससे पढ़ाऊंगा, लेकिन तब भी अगर तुम्हें आता है तो वो तुम्हारे लिए यूजफुल ही रहेगा। तो हम लोग ऐसे ही बातें करते चलेंगे, है ना। बहुत आसानी से केमिस्ट्री जो है वो आसानी से चलती चली जाएगी। एक चैप्टर जो तुमने पढ़ लिया है, मूल कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान चैप्टर था। हो सकता है बच्चों को मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जैसे जैसे क्लास 11th आगे बढ़ती जाएगी, तुम्हारा और चीजों को एनालाइज करने का तरीका ढंग बदलता जाएगा, तुम चीजों को और अच्छे से सोच पाओगे, तो मैं वो चैप्टर सबसे आसान लगेगा तीनों सब्जेक्ट में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। तो तुम्हारा होमवर्क तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हें चारों चीजें पढ़नी है। 9th क्लास में पढ़ना, उठाना नोट्स, और एक बार पढ़ना। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला जो अपना है वो है बेटा, सबसे पहला टॉपिक है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का, डेल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम। डेल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम, ठीक है। अब याद होगा 9th क्लास में क्या पढ़ा होगा, डाल्टन ने क्या कहा था। डाल्टन ने कहा था कि भाई कोई भी पार्टिकल हो, डाल्टन ने कहा था कि भाई कोई भी पार्टिकल होगा, वो किससे बना होगा। कोई भी चीज किससे बनी होती है, हर चीज बनी होती है बेटा किससे, हर चीज बनी होती है बेटा एटम से। एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम। हर पार्टिकल जो होगा वो एटम का बना होगा, ध्यान रखना, कोई भी पार्टिकल जो है वो एटम का बना होता है ना। दूसरा पॉइंट क्या था, एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या था कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। उसी को हम लोग दूसरे तरीके से लिख रहे हैं कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी पार्टिकल। इट मींस an atom is indivisible. An atom is indivisible. indivisible का मतलब क्या होता है कि भाई इसे हम और पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। कि भाई इसने बोला है कि जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी पार्टिकल की, मतलब कि उस एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये उसके कुछ पॉइंट्स थे। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। किसने दी थी बेटा थ्योरी, नाम से पता चल रहा है, जॉन डाल्टन ने दी थी। He developed his famous theory of atom in 1803. The main postulates of this theory were an atom, पहला postulate क्या है, पहला assumption क्या है उसका, an atom is considered as a hard, dense and smallest indivisible particle of matter. एक एटम क्या होता है, एक हार्ड सब्सटेंस होता है, एक हार्ड होता है, डेंस होता है, और स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल होता है मैटर का। स्मॉलेस्ट, ये इस पे थोड़ी
ज्यादा एम्फेसाइज करना, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। हर मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो और डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, तुम्हें ये तो पता है, तुमने जब 9th क्लास में डाल्टन्स थ्योरी पढ़ी होगी तो तुमने वहीं पर पढ़ लिया होगा कि भाई ये थ्योरी जो है इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, जिसमें से पहला ड्रॉबैक तुम्हें ये पता है कि जो इसने बोला है कि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो मैंने यहां भी लिखा है एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। ये डाल्टन ने नहीं कहा था, लेकिन डाल्टन ने ये नहीं कहा था। डाल्टन ने तो कहा था कि भाई सबसे छोटा एटम होता है, एटम के अंदर कुछ नहीं है, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता मैं, वो इंडिविजिबल है। लेकिन हमें पता है कि भाई बाद में जब जैसे जैसे डिस्कवरीज हुई तो पता लगा कि भाई एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है। एटम के अंदर भी तीन चीजें होती हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहां पर इसकी ये थ्योरी फेल हो जाती है। ठीक है, लेकिन एटम की सबसे पहली थ्योरी जो दी थी वो डाल्टन ने ही दी थी। ठीक है, ईच एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ एटम्स। हर एलिमेंट में पर्टिकुलर काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, एक निश्चित प्रकार के एटम्स उसके अंदर होते हैं, है ना। इसीलिए एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग होती है, क्योंकि उनमें जो एटम्स का नेचर है वो अलग अलग हो जाता है, ऐसा डाल्टन ने कहा है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स डिफर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द काइंड्स ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन देम। मतलब एक एटम के अंदर जो एक पार्टिकल के एक मैटर के अंदर एक एलिमेंट के अंदर अलग अलग तरह के, हर एलिमेंट के अंदर अलग अलग तरह के एटम पाए जाते हैं, जिससे उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो जाती हैं, ऐसे डाल्टन ने बोला है। हर मैटर के अंदर, हर चीज के अंदर अलग अलग तरह के एटम है, जिस वजह से उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। ठीक है, दिस थ्योरी प्रोवाइड्स अ सैटिस्फैक्टरी बेसिस फॉर द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। भाई लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो भी फॉलो करेंगे एटम्स। एटम इज इनडेस्ट्रक्टिबल, मतलब इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब भाई ये पॉइंट और समझो, एटम को ना तोड़ा जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन ये भी पॉइंट गलत है। एटम को ना तोड़ा जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, एटम को ना तोड़ा जाएगा ना डिस्ट्रॉय किया जाएगा, लेकिन अभी तुम पढ़ोगे एटम का भी डिके होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस एक चीज आती है जो हम लोग 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर वैसे तुम्हें थोड़ा बहुत पता भी होगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर एटम जो होते हैं वो टूटते रहते हैं। एटम जो होते हैं वो क्या होते रहते हैं? टूटते रहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं उसके जो उसने दिए थे, लेकिन जो आगे चल के क्या हो गए थे, आगे चल के वो गलत प्रूव हो गए थे। ठीक है, ड्रॉबैक्स क्या है बेटा इस थ्योरी के? ड्रॉबैक्स हैं इस थ्योरी के, इसने लिखा इट फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स शो डिफरेंट मास एंड वैलेंसी। भाई ये मॉडल ये बताने से बच गया, ये मॉडल ये नहीं बता पाया कि भाई एलिमेंट्स एटम्स का अलग अलग मास क्यों होता है। भाई किसी एलिमेंट का एटम का मास ज्यादा होता है, किसी एलिमेंट के एटम का मास, जैसे सोडियम के एक एटम का मास कम है, मतलब सोडियम के एक एटम का मास कुछ और है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कुछ और है, तो अलग अलग एटम है, अलग अलग मास है, तो वो नहीं बता पाया क्यों होता है, वैलेंसी अलग अलग क्यों होती है। आइसोटोप्स और आइसोबार्स कैसे बनते हैं, आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं ये नहीं बता पाया। आइसोटोप्स का मतलब पता है? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, और आइसोबार्स, आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, आइसोमार्स उल्टा हो जाएगा, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। लेकिन इनको ये क्यों नेचर में एग्जिस्ट करते नहीं बता पाया। तीसरा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि भाई एटम के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, एक्स-रेज, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। ड्यूरिंग लेट 9th सेंचुरी ड्यू टू द आइडिया दैट एटम वाज नो लॉन्गर इनडिविजिबल एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। बाद में जब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो ये पता लगा कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होता है, एटम इंडिविजिबल नहीं होता है, एटम को डिवाइड किया जा सकता है। तो ये जो थ्योरी थी वो उसकी यहां पर क्या हो गई, डिस्प्रूव हो गई। ठीक है, और तीसरी बात, इसने एटम डिस्ट्रक्टिबल नहीं होता, बिल्कुल होता है। जब तुम बाद में पढ़ोगे तो वहां देखोगे बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, यूरेनियम जो है वो थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है बाय अल्फा डिके। कैसे? बाय अल्फा डिके। यूरेनियम जो है वो टाइम के साथ साथ थोरियम में कन्वर्ट होता रहता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, यूरेनियम के अंदर से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, यूरेनियम के अंदर से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, और जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं वो थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो रिएक्शंस है अभी इन पे ज्यादा फोकस करना नहीं है, क्योंकि ऐसी रिएक्शंस हम 12th के अंदर वापस पढ़ेंगे।
बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भाई न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, एक एटम दूसरे टाइप के एटम में कन्वर्ट हो जाता है। जो इसने पॉइंट ये लिखा था कि एटम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता, बिल्कुल होता है। यूरेनियम डिस्ट्रॉय हो रहा है और थोरियम क्रिएट हो रहा है, तो वो गलत पॉइंट है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर होता है, सिंपल केमिकल रिएक्शंस के अंदर नहीं होगा। केमिकल रिएक्शंस में तो एटम कंजर्व रहते हैं, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वहां तो ये होगा भाई, एटम एटम जो होगा ना टूट ना क्रिएट होता ना डिस्ट्रॉय होता है, वो केमिकल रिएक्शंस के लिए वैलिड है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता है। एक एग्जांपल यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट होता है। कोई तुमसे पूछेगा ये सर अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो उसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, वैसे हम बाद में पढ़ेंगे भी, अब यहाँ करेंगे भी, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम के पार्टिकल्स 2He4। ठीक है, He2+, अभी मैं आयंस पे आ गया हूँ, थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं हम लोग। He2+, क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल्स? H2He4, हीलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और क्या बन गया He2+। आयंस पता है ना क्या होते हैं? हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, उसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो आयन बन गया, कैटायन बन गया। तो इस He2+ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इसकी थ्योरी थी वो बाद में डिस्प्रूव हो गई, क्या ड्रॉबैक्स थे वो मैंने बता दिए। अब अगला बात होगा, अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर में, हम नए लेक्चर में, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन कहां से आया, प्रोटॉन कहां से आया, न्यूट्रॉन कहां से आया, डिस्कवरी कैसे हुई, प्रॉपर्टीज क्या थी, ये सारी बातें हम लोग अब नेक्स्ट कल के लेक्चर में, नंबर लेक्चर 1 से